आज हम बैक पेन के मुद्दे पे बात करेंगे। बैक पेन के बहुत कारण होते हैं। जनरली इतना बैक पेन होना मतलब काफी ब्रॉड टर्म है और उसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली डीजेनरेटिव बैक पेन होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन यानी कि मवाद का होना, ट्रॉमा यानी कि इंजरी के बाद दर्द होना, और ट्यूमर उसके उसमें भी बैक का दर्द होता है। काफी कंजेनिटल कंडीशंस में भी बैक पेन होता है। मुख्यतः दो मेन कॉजेस होते हैं। एक होता है नॉन स्पेसिफिक बैक पेन, मतलब जिसका कुछ कारण पता ना हो, और दूसरा होता है स्पेसिफिक बैक पेन, मतलब जिसका कुछ ऑर्गेनिक कॉज हो। नॉन स्पेसिफिक बैक पेन मोस्टली बैक पेन पेशेंट्स का बल्क बनाता है, जो कि 90% के अराउंड होता है। इन बैक पेन के कई कारण होते हैं और जिन्हें हमें कई बार जानने की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन कॉजेज होते हैं, जैसे विटामिन की डेफिशिएंसी होना, मस्कुलर स्प्रेन होना, डाइटरी डेफिशिएंसी होना। ये भी एक कारण होता है। इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कि स्पेसिफिक कॉजेस ऑफ बैक पेन क्या होते हैं, तो उसमें मोस्टली होता है डीजनरेशन, जैसे कि मोस्ट कॉमन कॉज मैंने बताया। इसके अलावा एज रिलेटेड डीजनरेशन, प्रीवल हाइपरट्रॉफी, और आपका लंबर कैनाल स्टेनोसिस एक कारण होता है। इसके अलावा अगर हम रेयर कॉजेस में जाए, तो इन्फेक्शन अगर लंबर स्पाइन में होता है तो उसमें भी बैक पेन होता है। हमारे देश में जैसे ट्यूबरकुलोसिस काफी प्रोमिनेंट है, तो उसमें भी बैक पेन पाया जाता है। इसके अलावा ट्यूमर में भी बैक पेन होता है। अगर आपको इंजरी पहुंची है कमर में और फ्रैक्चर हुआ है, तो उसमें भी बैक पेन मिलता है। इंडियन पॉपुलेशन में जो ऑस्टियोपोरोटिक बैक पेन होता है, जो स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोटिक वुमेन में, वो भी एक मेन कारण बनाता है बैक पेन का। बैक पेन यानी कि बेसिकली कमर का दर्द, या कि हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं लंबर के एरिया में पेन। ये काफी कॉमन होता है और मोस्टली L4 L5 L5S1 रीजन में पाया जाता है। और रही बात एज ग्रुप की, तो ये इसमें बैक पेन का एक कारण होता है डिस्क डिजनरेशन या डिस्क डिजीज। तो वो यंग पॉपुलेशन को मोस्टली अफेक्ट करता है, जो कि मोस्टली 20 से 45 के बीच के रहते हैं। जो 50 से ऊपर के मरीज होते हैं, उनमें बैक पेन का कारण मोस्टली एज रिलेटेड डीजनरेशन होता है, जिसके मल्टीपल कारण हो सकते हैं। और 50s में विमेन का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है ऑस्टियोपोरोसिस, उसमें भी बैक पेन मोस्ट कॉमनली पाया जाता है। तो जनरली बैक पेन उम्र के सारे एज ग्रुप जितने भी वेरिएशंस है, सब में पाया जाता है। ऐसा है कि जैसे अभी टाइम के साथ साथ सेडेंटरी लाइफस्टाइल हमारी बढ़ गई है। अगर आप देखेंगे तो व्यवसाय में भी मैक्सिमम आईटी बेस्ड जॉब्स बढ़ गए हैं। मैक्सिमम लोगों का सिटिंग जॉब होता है। एक्सरसाइजेस भी हम लोग इतना नहीं करते हैं। तो छोटे बच्चे भी जितना प्लेफुल एक्टिविटीज में पहले होते थे, अभी उतना एंगेज नहीं होते हैं। तो ये सब कारण बैक पेन का की तरफ हिंट करता है। और यही मेन कारण है कि हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गया है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइटरी चेंजेस आ चुके हैं। इसके कारण बैक पेन का इंसिडेंस बढ़ चुका है। ये है कि बैक पेन एक काफी ब्रॉड टर्म है। हम लोग जब बैक पेन की बात करते हैं तो उसमें अ, जैसे कि मैंने पूरे अम्ब्रेला, बैक पेन एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें मैंने बताया कि डिस्क डिजनरेशन के अलावा इन्फेक्शन, ट्यूमर, ट्रॉमा और इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस जैसे कि एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और आपका मेटाबॉलिक डिजीज जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ये सब आता है। लेकिन बैक पेन मोस्टली 90-95% केसेस में नॉन स्पेसिफिक कॉज का होता है। अगर स्पेसिफिक कॉज भी हो, जैसे डिस्क डिजनरेशन जो मोस्ट कॉमन है, उसको कंजर्वेटिवली मैनेज किया जाता है। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम फिजियोथेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं, जिसमें बैक एक्सटेंशन, कोर एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और वॉकिंग होता है। इसके अलावा हॉट फॉर्मेंटेशन, पेन किलर्स, अगर मसल रिलैक्सेंट की जरूरत हो तो वो देते हैं। अगर बैक पेन के अलावा वो पेन लेग में भी आता है, जिसे हम रेडिकुलोपैथी कहते हैं, यानी पाँव में दर्द आना, उसके साथ साथ झुनझुनाहट, सनपना महसूस होना और चलने की क्षमता कम होना, जिसे कि हम क्लॉडिकेशन कहते हैं। अगर ये सिम्टम्स मरीज को बने रहते हैं 6 हफ्ते से 3 महीने बाद तक, और अगर वो उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ अफेक्ट कर रहा है, तो हम मरीज को ऑपरेशन की सलाह देते हैं। और उसमें भी अगर उसके एमआरआई फाइंडिंग्स उसके क्लिनिकल फाइंडिंग से कोरिलेट हो रही हो तो। कमर के दर्द से बचाने के को अगर हम कहें, तो एज सच कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है। इट इज अ एज रिलेटेड डिजेनरेटिव प्रोसेस, जो मैं बार बार यूज करता हूँ, कि जैसे हमारे बाल समय के साथ सफेद होते हैं, घुटने उम्र के साथ घिस जाते हैं, वैसे ही कमर भी उम्र के साथ घिसने लगती है। अब उसके लिए इलाज यही है
कि हम उसे रिपेयर करते चले। रिपेयर इन द फॉर्म एक रेगुलर वॉकिंग 30-30 मिनट सुबह-शाम आप एक अपने लाइफ़स्टाइल में चेंज लाएँ और रेगुलर वॉकिंग अपनाएँ। इसके अलावा डाइटरी मॉडिफ़िकेशंस करें, इंक्रीज़ जो एल्डरली है वो अपने डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा बढ़ाएँ और जो यंग लोग हैं हू स्मोक एंड ड्रिंक अ लॉट तो स्मोकिंग को जनरली अवॉइड करें। काफ़ी स्टडीज़ पाई गई है जिसमें स्मोकिंग का कोरिलेशन आपके डिस्क डिजनरेशन के साथ देखा गया है, तो स्मोकिंग को अवॉइड करें। जो यंग लोग जिम जाना चाहते हैं और तो वो ज़रूर जाएँ और क्योंकि जो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती है और वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ेज़ होती है, ये आपके बैक को स्ट्रॉन्ग करने में काफ़ी कारगर होती है। जो फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइज़ेज़ होती है, वो मोस्टली योगा के आसनों पे ही बेस्ड है। तो उसके लिए एक जो भुजंग आसन आता है वो करें तो उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। वो अपनी बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइज़ेज़ होती है। इसके अलावा पेट के बल लेट के दोनों पाँव को एक-एक करके 5 से 10 सेकंड हवा में उठा के रखने की कोशिश करनी है और फिर नीचे लाना है। और सेम एक भुजंगासन है, जो आप रेगुलरली कर सकते हैं दिन में 10-10 बार सुबह-शाम, जिससे बैक की मसल स्ट्रेंथन होती है और उससे फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा छोटे मॉडिफ़िकेशंस जो रोज़मर्रा के जीवन में कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपका आईटी बेस्ड या सिटिंग जॉब है या जैसे हम डॉक्टर्स हम खुद क्लिनिक में बैठते हैं लॉन्ग आवर्स, तो आप एवरी 20 टू 30 मिनट्स 5 मिनट का ब्रेक लें और वॉक करें और फिर बैठें। स्टडीज़ कहती हैं कि प्रोलॉन्ग लंबा बैठने से डिस्क में डीजनरेशन होता है और ये दिक्कत आती है। सो रेगुलर लंबे समय तक कुर्सी पे बैठना अवॉइड करें और हर घंटे में करीब 5 मिनट का ब्रेक लें।